नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने संविधान में 1600 ईस्वी का राजलेख, 1726 का राजलेख और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। अब हम शुरुआत करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद पिट्स का इंडिया अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था भारत में विशिष्ट अधिकाराधीन क्षेत्र। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य अधोलिखित हैं, यथा इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निर्देशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनैतिक क्रियाकलापों जैसे सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधित के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 संसदीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी नरेश के साथ संघर्ष आरंभ करने अथवा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार न था। इन सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। 6 सदस्यों में से एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव तथा 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, प्रथम कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन यथा सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियायतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1783 में डांडाज अधिनियम और पुनश्चर नवंबर 1783 में पास्क का भारतीय विधेयक लाया गया था, किंतु उपरोक्त दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सके। अतः फॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न होने के कारण लॉर्ड नाथ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का यह प्रथम और अंतिम दृष्टांत था। तदोपरांत ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था। तो सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य न्यायाधीश दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा। इसको दिया गया लॉर्ड
कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया? चार्टर एक्ट 1793। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? 1793 का राजलेख के तहत। ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? तो 1813 का राजलेख। 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? 1 लाख रुपए। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा। अब हम आते हैं 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। उक्त दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। अब आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों एवं विनियमों की संख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। 1813 का राजलेख। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरी की भारत में और अधिक स्वतंत्रता की मांग के मद्देनज़र यह राजलेख पारित किया गया था। इस राजलेख द्वारा अधोलिखित प्रावधान किया गया। इस चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार को बनाए रखा गया। नंबर 3, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। स्थानीय स्वच्छासाही संस्थाओं को करोड़ार्पण का अधिकार दिया गया। इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। 1833 का राजलेख। 1813 के चार्टर अधिनियम के पश्चात भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई, जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 तथा 1829 में अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किया, किंतु ये अधिनियम वांछित सफलता न दे सके। अतः 1833 में तीसरा चार्टर्ड अधिनियम पारित कर अधोलिखित प्रावधान किया गया।
नंबर फर्स्ट, कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार इस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया। नंबर थर्ड, सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाने लगा। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता था। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। नेक्स्ट, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनैतिक दायित्व सौंपा गया। क्या आप जानते हैं 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियों को विनियम कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम द्वारा निर्मित विधियां अधिनियम कहलाती थीं। दूसरे शब्दों में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित विधि को अधिनियम कहा जाता था। 1853 का राजलेख भारतीय शासन ब्रिटिश कालीन के इतिहास में अंतिम चार्टर राजलेख था। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ और इसका अध्यक्ष MC सीतलवाड़ को बनाया गया, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। 1734 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 संसदीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा अंततः 1843 नियम 5 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इस राजलेख पर लॉर्ड मैकाले के साथ साथ उपयोगितावादी चिंतक जेरमी बेंथम एवं जेम्स मिल का विशेष प्रभाव पड़ा था। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर में दिखाई देता है। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार का प्राप्त हुआ 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के राजलेख में। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1843 के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई। अब अगला देखते हैं 1853 का राजलेख। 1853 का चार्टर्ड अधिनियम भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन के समाप्ति की मांग तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड
डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान अधोलिखित हैं। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 संसदीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम एक्ट बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इन्हें भी जाने। लॉर्ड स्पिन द्वारा 1883 में प्रस्तुत विधेयक, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था, को एल्बर्ट बिल कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को परिषद द्वारा अधिक कुशलता से कार्य संपादन हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए, जो उसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल था। जब भारतीय राजाओं के साथ विशिष्ट सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तब वायसराय कहलाता था। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। यह राजलेख भारतीय शासन के ब्रिटिशकालीन इतिहास में अंतिम चार्टर राजलेख था। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किया गया। परीक्षा दृष्टि से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1833 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? विलियम बेटिक द्वारा शारदा एक्ट के माध्यम से। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 संसदीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिकाई एवं विधि तत्वों को पृथक कर दिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? 1853 के राजलेख द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया? 1853 में। कर्मचारी की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। मित्रों, अब हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें भारत सरकार अधिनियम 1858 और उसके साथ भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।